नमस्कार, टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है। यह इस पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? ऑप्शंस है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन किया गया। यह आयोजन 11 और 12 नवंबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह मंत्रालय आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। यह मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? दूसरा। यही प्रश्न में पूछा गया था। यह पुरस्कार जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में जो सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति या संगठन हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इसके माध्यम से लोगों में जल के महत्व, उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, उन्हें जल के इस्तेमाल के बेहतरीन तरीके अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है। विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद राशि दी जाती है। और राज्यों की बात करें तो राज्यों के मामले में तमिलनाडु अव्वल रहा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का उद्देश्य जल संरक्षण के क्षेत्र में जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा। बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। हाल ही में भारत ने सीमा संघर्ष को रोकने के लिए किस देश के साथ 3 चरणीय विघटन योजना यानी 3 स्टेप डिसएंगेजमेंट प्लान पर सहमति जताई है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या श्रीलंका। भारत ने सीमा संघर्ष को रोकने के लिए चीन के साथ 3 चरणीय विघटन योजना यानी 3 स्टेप डिसएंगेजमेंट प्लान पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच चुशुल में 8वीं कॉप कमांडर लेवल की वार्ता के दौरान इस योजना को क्या दिया गया? अंतरिम रूप दिया गया। योजना की जो पहले चरण में जो बात हुई है वो टैंकों और बख्तरबंद कर्मियों के जो वाहक हैं उनको जल्द से जल्द संबंधित सीमा पर तैनाती की स्थिति में वापस जाना है, ये तय हुआ है। और दूसरे चरण में जो दोनों देशों के पेंगोंग तसो झील है उसके किनारे जो तैनात हैं सैनिक, उनको 30% वापस लेना है दोनों देशों को। इस कदम से भारतीय सैनिक फिंगर 4 के पास धन सिंह थापा चौकी पर वापस चले जाएंगे। ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। चीनी सैनिक फिंगर 8 पर 5 मई को पहले वाली तैनाती की स्थिति तक लौट जाएंगे। तीसरे चरण में क्या होगा कि दोनों पक्ष पेंगोंग तसो झील है उस क्षेत्र के दक्षिणी तट से अपने अपने सैनिकों को हटाएंगे। तो ये 3 चरण में एग्रीमेंट हुआ है। इसका आंसर क्या पूछा था? सहमति जताई है किस देश के बीच में है? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? बी, चीन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 9, 10, 11 या 12। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को क्या दी है? मंजूरी दी है। योजना के तहत 5 वर्षों में करीब 1.46 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। ये भी फैक्ट है। इनमें दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, औषधि उद्योग, मोटर वाहन और उसके कलपुर्जे, कपड़ा और उससे जुड़े उत्पाद तथा खाद्य उत्पाद शामिल हैं। यह कदम देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। सिंपल, इस बदलाव से इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण उद्योग को कितना 5000 करोड़ का प्रोत्साहन मिलेगा। 5000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना है। हम आपको बार बार कहते हैं कि मंत्रालय हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्कीम, किसी भी कार्यक्रम में। उसके पीछे कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय है, आपको ये स्पेसिफिकली नोटिस करना है। खाद्य उत्पाद विनिर्माण उद्योग को 10,900 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना है। ये इंपॉर्टेंट है फिर से। इसके अतिरिक्त इसमें उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण उद्योग, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी निर्माण क्षेत्र और व्हाइट गुड्स विनिर्माण उद्योग, इसके अलावा इस्पात क्षेत्र के उद्योग भी इसमें शामिल हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन नंबर 3,
भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। आइए एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने, यही आंसर आ गया है, दिवाली के लिए एक अभियान शुरू किया है, लोकल फॉर दिवाली। यह अभियान क्यों शुरू किया गया है? ताकि जो भारतीय हस्तशिल्प है उसको, यानी भारतीय हस्तकला है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय हस्तकला देश की सांस्कृतिक विरासत होने के साथ साथ इससे क्या हो रहा है, कई लोगों का जीवन भी यापन हो रहा है, आजीविका का स्रोत है। इसके अलावा हस्तशिल्प क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रमुख क्षेत्र है। जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनमें लगभग 55% श्रमिक जो होती हैं वो महिलाएं हैं। लोकल फॉर दिवाली अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा? भारतीय हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना। उसके अलावा इसका एक जो इम्पोर्टेंट अभियान का जो उद्देश्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हस्तशिल्प से, भारतीय हस्तशिल्प से बने हुए उत्पादों को खरीदें और क्या करें, एक दूसरे को गिफ्ट भी दें। कपड़ा मंत्रालय ने इस अभियान के तहत लोगों को एक साथ आने और स्थानीय कपड़ा और हस्तकला व्यवसाय के लिए समर्थन दिखाने की क्या की है, अपील की है। इसके अलावा जो मंत्रालय है उसने स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हैशटैग लोकल फॉर दिवाली के साथ पोस्ट साझा करने की क्या की है, अपील की है। अब हम अपना आंसर देखें तो इसका सही उत्तर है कौन सा? ऑप्शन बी, कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या 13 नवंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और कई अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उनके द्वारा हर साल कब 12 नवंबर यानी आज के दिन क्या मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 2009 में WHO और यूनिसेफ द्वारा ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया यानी गैप नामक निमोनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इस वैश्विक कार्य योजना को जारी किया गया था। आपको बता दें कि निमोनिया 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 155 मिलियन बच्चों को बीमार करता है और प्रत्येक वर्ष इससे लगभग 1.6 मिलियन बच्चों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इसके अलावा यूनिसेफ और WHO ने 2009 में निमोनिया और डायरिया के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान लॉन्च किया था। याद रखना है आपको, क्या लॉन्च किया था? ग्लोबल एक्शन प्लान लॉन्च किया था। इसका क्या उद्देश्य है? 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको डायरिया और निमोनिया से जो होने वाली मौत है उनकी संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर 5 में से एक बच्चा निमोनिया के कारण क्या होता है, प्रभावित होता है। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने पहली स्वदेशी रूप से विकसित निमोनिया वैक्सीन को क्या कर दी थी, मंजूरी देती थी। ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसका आंसर अगर हम देखें तो पूछा गया था कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर इसका सही उत्तर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने ITTF महिला विश्व कप का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं सुंग यिंगशा, मनिका बत्रा, सेरेना विलियम्स या चेन मेंग। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। चीन की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी चेन मेंग को ITTF महिला विश्व कप का क्या मिला है, खिताब मिला है। और चेन मेंग जो है वो वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी भी हैं। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है सुन यिंगशा को हराया है। ये भी चीन की ही खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि दिशांग 2020 ITTF महिला विश्व कप का आयोजन चीन के कहाँ हुआ है, विहाई में हुआ है। 8 से 10 नवंबर को इसका आयोजन हुआ है। और साथ ही बता दें कि 13 से 15 नवंबर तक चीन के विहाई में ही पुरुषों का जो विश्व कप टूर्नामेंट है वह भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो इस प्रतिस्पर्धा में जापान की मीमा ईतो हैं, इन्होंने जर्मनी की हान यिंग को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। अब थोड़ा बात करते हैं ITTF के बारे में। तो ITTF को 1926 में स्थापित किया गया था। ये क्या करता है, ये खेल के नियमों की देखरेख करता है और उसके अलावा उसमें तकनीकी जो सुधार है उसके बारे में बात करता है। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वह हैं चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क, हंगरी, भारत, इंग्लैंड, स्वीडन और वेल्स है। और इसका मुख्यालय
लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेनमेंग। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में सरना संहिता के प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शंस हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या असम। झारखंड विधानसभा ने हाल ही में क्या किया है? आदिवासियों के लिए एक अलग सरना संहिता यानी सरना कोड के प्रावधान का प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के जरिए 2021 की जनगणना में जो सरना धर्म के अनुयायी हैं उनको विशेष स्थिति देने पर विचार किया जाएगा। जो सरना अनुयायी हैं वो ऐसे प्रकृति पूजक हैं जो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं और दशकों से एक अलग धार्मिक पहचान की क्या कर रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं। वो खुद को हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नहीं मानते, प्रकृति के पूजक हैं। वर्तमान में उन्हें एक अलग धार्मिक इकाई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक। राज्य भर के आदिवासी नेता जनगणना सर्वेक्षणों में सरना संहिता को लागू करने की मांग कर रहे थे, जिससे 2021 की जनगणना के दौरान आदिवासियों को सरना अनुयायियों के रूप में पहचाना जा सके। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए किस शहर में प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ या भोपाल। तो गुरुग्राम में जो वायु की खराब गुणवत्ता है, दिल्ली में भी वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। तो इस प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में जिले भर में क्या है? 65 विंड ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट यानी WAYU स्थापित किए जाएंगे। एयर प्यूरिफिकेशन यूनिट एक फिल्टर का उपयोग करके PM 2.5 और PM 2.10 कणों वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से परिवर्तित कर देगा। इन यूनिट्स का निर्माण राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और IIT बॉम्बे द्वारा किया जाएगा। एयर प्यूरिफाइंग प्रोजेक्ट गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और GSK यानी कंज्यूमर हेल्थ केयर के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में शुरू किया गया है। तो अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन पूछा गया है किस शहर में प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में नवोन्मेष प्रसार स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी टीम यानी NAPSAT को नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2021 के लिए चुना गया है। इस टीम का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। नवोन्मेष प्रसार स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी टीम का संबंध कहां से है, किस राज्य से है? ओडिशा राज्य से है। इस टीम में 10 स्कूली छात्र शामिल हैं, जिसे किसने? नासा के जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2021 में भाग लेने के लिए इनका चयन हुआ है। इस टीम के सदस्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अंतरिक्ष प्रणालियों, रोवर्स, रॉकेट्स, उपग्रह और खगोल विज्ञान से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं। यह पहली बार है जब इस तरह के चैलेंज में भाग लेने के लिए भारत की स्कूल की टीम का चयन हुआ है। तो हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम TOP टू टोटल के तहत उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 10, 20, 40 या 50%। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर है इसका 50% सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की है, लेकिन ये उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन को लेकर ये घोषणा हुई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार जो ये सब्सिडी है यह ऑपरेशन ग्रीन स्कीम TOP टू टोटल यानी टॉप टू टोटल के हिस्से के रूप में प्रदान की जाएगी। और आपको यह भी याद रखना है कि जो ये सब्सिडी है यह पहले वर्ष में 100% होगी, बाद में सरकार परियोजना की अवधि तक साल दर साल इसमें कटौती करेगी और इसको कितना कम कर देगी? 12%। 10वें वर्ष में इसे 12% पर ले आएगी।
इस तरह इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहली बार हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड की गणना की शुरुआत किस राज्य या संघ शासित प्रदेश से की जा रही है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब हिम तेंदुए की गणना की शुरुआत कहां हो रही है? उत्तराखंड से की जा रही है। इससे पहले चरण में उत्तराखंड वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों और अर्धसैनिक बलों की सहायता से वैज्ञानिक अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले 3 वर्ष पहले एक वास आधारित अनुमान के मुताबिक लगभग 626 हिम तेंदुए 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया था। भारत में हिम तेंदुए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है, शुरुआत कहां से की जा रही है? उत्तराखंड से इसकी गणना की जा रही है। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण को कम करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम SNP में मछली और मछली आधारित उत्पादों को शामिल करने की बात कही है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में इस सवाल के जवाब और कुछ नए सवालों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।